नमस्कार। दिस इज सीए नितिन कनवर। आज एक ऐसी जजमेंट की बात करेंगे, टेक माय वर्ड्स, जो आशीष अग्रवाल के वजह से 90,000 नोटिस जो इशू हो गए थे, उसमें से अब मेरा पर्सनल मानना ये है, करीबन 89,998 नोटिसेस अब क्वैश हो गए। सारे के सारे नोटिस बैड इन नाउ है। मैं बताऊंगा ऐसा क्यों हुआ। और अब जब आप बोलेंगे क्या इस तरह की बात कभी सिर्फ किसी हाई कोर्ट में ऑलरेडी की रिट एडमिट हुई है या फिर कुछ बात डिस्कस हुई है, तो आंसर इज यस। तो मैं पंजाब हाई कोर्ट का जजमेंट भी बताऊंगा बताऊंगा उस जजमेंट के बारे में बात भी करेंगे, जहां पे इस पॉइंट को अप्रिशिएट करते हुए कोर्ट ने ऑलरेडी नोटिस भी कर दिया है। नाउ, अब बिफोर आई स्टार्ट ऑल दिस थिंग, उससे पहले पहले लॉ को समझ ले सर, हुआ क्या था और क्यों आशीष अग्रवाल जजमेंट आया और कहां पे त्रुटि रह गई, कहां पे गलती रह गई, जिसको रेक्टिफाई किया गया बाय एक एपेक्स कोर्ट की, एक सुप्रीम कोर्ट की 5 जजमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की जजमेंट आई है, जिसने अब सारा लॉ का फैसेट चेंज कर देगा। सर काइंडली अप्रिशिएट, सर सबको पता है कि सर 2021 तक सर पहले ओल्ड रिजाइम था, जहां पे पहले रीजन टू बिलीव की बात करते थे। और काइंडली अप्रिशिएट, जब हम रीजन टू बिलीव की बात करते थे, देयर वाज अ जजमेंट कॉल्ड जीके एंड ड्राइशार्ट, जो 2003 में आया था, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बात की थी कि भैया काइंडली अप्रिशिएट, जब आप एस्केपमेंट ऑफ इनकम की बात करते हैं, तो वहां पे सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी की बात करता है। तो सब्जेक्टिविटी को दूर करने के लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रिंसिपल ले डाउन किया था, एक प्रोसीजर ले डाउन किया था, जहां पे उन्होंने बोला था कि सर पहले रीजंस रिकॉर्ड किए जाएंगे, रीजन रिकॉर्ड करने के बाद नोटिस इशू किया जाएगा, और नोटिस इशू करने के बाद एसएससी ड्यू डेट पे रिटर्न जमा कराएगा, और उसके बाद सर आपसे वो असेसिंग ऑफिसर से रीजन टू बिलीव मांगेगा। और रीजन टू बिलीव मांगने के बाद, अगर आपने रीजन टू बिलीव नहीं मांगे तो गेम खत्म है सर। रीजन टू बिलीव मांगने जरूरी थे, और रीजन टू बिलीव मांगने के बाद आप ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे, एसएससी फाइल करेगा, और उसके बाद ऑब्जेक्शन का डिस्पोजल होगा बाय असेसिंग ऑफिसर, उसके बाद असेसमेंट शुरू होगी। तो सर हुआ क्या सर, ड्यूरिंग कोविड पीरियड सर, डाउन द लाइन तोला एक्ट की वजह से पहले 2020 का पीरियड 2021 में चेंज होगा, पर मीन वाइल 2021 में बाय फाइनेंशियल 2021 से सर इन्होंने सब पूरा लॉ को पैराडिग्म शिफ्ट कर दिया, जहां पे उन्होंने सर ये जो मैं जीके ड्राई शर्ट मैंने आप समझाया, इसको प्रारूप लेते हुए 148A के प्रोसीजर में डाल दिया कि भैया 148 का नोटिस तो तब इशू होगा जब ये प्रोसीजर हमारा फॉलो हो जाए। उस प्रोसीजर में क्या था, 148A कैपिटल ए के स्मॉल ए के अंदर इंक्वायरी होती है, बी के अंदर शो कॉज नोटिस इश्यू किया जाता है, सी में आप रिप्लाई देते हैं, और डी में सर ऑर्डर पास किया जाता है बाय द असेसिंग ऑफिसर कि क्या ये केस फिट है या नहीं है। अगर केस फिट है तो 148 का नोटिस इशू होगा, अगर नहीं है तो सर वो प्रोसीडिंग ड्रॉप कर दी जाएगी। अब हुआ क्या सर, क्योंकि मैंने बताया फाइनेंस एक्ट 2021 से हुआ, विच इज एप्लीकेबल फ्रॉम 2021, बट ड्यू टू तोला एक्ट इन्होंने तोला एक्ट से सर क्या किया सर, उसको भी 30 जून तक शिफ्ट कर दिया। काइंडली अप्रिशिएट, प्रॉब्लम यहां पे आई सर, जो लॉ 31 मार्च 2021 को खत्म हो चुका था, क्या आप सर एक एग्जीक्यूटिव एक्शन से, क्या एक पर्टिकुलर ऑर्डिनेंस से उस लॉ को आगे स्ट्रेच कर सकते हैं, या फिर कोई दो लॉ एक पैरेलल एक टाइम पे दो सर खड़े हो सकते हैं? तो प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा सर, जब 1 अप्रैल 2021 से 30 जून 2021 तक नोटिस बहुत सारे इश्यू हुए, तो सर बहुत सारे एसएससी दे वेंट टू डिफरेंट हाई कोर्ट्स, जहां पे छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की सिंगल मेंबर बेंच को छोड़ दें, जो इनिशियली ऑर्डर आया था, जहां पर उन्होंने अपहेल्ड किया था कि नहीं भैया, जो तोला एक्ट में 30 जून तक अगर नोटिस इशू हुआ है तो वैलिड है। अदरवाइज सारे हाई कोर्ट्स और सारी डिवीजन बेंच थी, चाहे वो मनमोहन कोहली ले लें आप, इन बाय दिल्ली हाई कोर्ट, सर इलाहाबाद के अंदर अशोक अग्रवाल ले ले, या बॉम्बे हाईकोर्ट, राजस्थान हाईकोर्ट, गुजरात हाईकोर्ट, सबने सर ये सारे नोटिस निरस्त कर दिए। उन्होंने बोला कि भैया ये जितने भी आपने ऑर्डर इशू नोटिस इशू किए हैं, सारे बैड इन लॉ है, बिकॉज आपको ओल्ड लॉ में आपने जो इशू किया है, आपको सही मायने में न्यू लॉ में करना चाहिए था। ऐसा क्यों? बिकॉज उन्होंने बताया लॉ एक सब्स्टिट्यूट हो गया है, और जब लॉ सब्स्टिट्यूट होता है तो दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है। वो क्या होता है? पहला सर, पहली बात तो ओमिशन ऑफ ओल्ड लॉ, मतलब रिपील ऑफ ओल्ड लॉ, और दूसरा होता है फ्रेश एनेक्टमेंट। और काइंडली अप्रिशिएट, ये पर्टिकुलर थ्योरी अब सुप्रीम कोर्ट में भी आर्ग्यू हो रही है, जहां पे हमने बहुत जगह बोला भी हुआ था, जहां पे हमने बोला था कि सबसे बड़ी गलती डिपार्टमेंट से क्या हो गई, इन्होंने जब नया लॉ लेके आए 2021 में, इन्होंने रिपील एंड सेविंग क्लॉज लेके आए। अब रिपील एंड सेविंग क्लॉज क्या होता है सर, काइंडली अप्रिशिएट कीजिएगा। रिपील एंड सेविंग क्लॉज क्या होता है कि जो पुराना वाला कोई एक्शन किया हुआ है,
या फिर कोई नया लॉ में हम इस लॉ को आगे भी चलाना चाहे तो रिपील एंड सेविंग क्लॉज डालना जरूरी है। तो क्वेश्चन उठता है क्या रिपील एंड सेविंग क्लॉज कभी इनकम टैक्स में यूज हुआ? आंसर इज यस। सर आपको याद कराएं 87 के अंदर से पहले, 87 से पहले सर 147 में दो लिंक होते थे, एक होता था सर रीजन टू बिलीव, एक होता था इंफॉर्मेशन। तो सर क्या हुआ 87 में जब वीपी सिंह साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने बोला यार ये दोनों लिंक में सर टेक्निकल इशू बहुत सारे हैं, जुडिशियल इशू बहुत सारे हैं, तो ऐसे केस में केस बहुत सारे सर असेसमेंट हो ही नहीं पाती है, जुडिशियल ग्राउंड पे उड़ जाते हैं। तो उन्होंने बोला भैया ये दोनों ग्राउंड हटा के अब एओ इज ऑफ ओपिनियन। तो 89 तक बहुत ह्यू एंड क्राई मचा, 87 में चेंज हो गया एज ऑफ ओपिनियन, और ये बहुत ज्यादा सब्जेक्टिविटी ले आया और बहुत ज्यादा पावर दे दी गई एसएससी ऑफिसर को। तो उन्होंने एओज ऑफ ओपिनियन को चेंज करके दोबारा एओ इज ऑफ रीजन टू बिलीव डाला, जो 2021 तक चला। अब रिपील एंड सेविंग क्लॉज क्यों डाला गया ड्यूरिंग 89? काइंडली अप्रिशिएट, अगर आप वे बैक बात करें, पुराने सीए से बात करें, पुराने एडवोकेट से बात करें, जो भी बात कर, जो भी पुराने अपने लोगों से बात करें, तो बताएंगे लेट 80s के अंदर असेसमेंट पहले 4-4, 5-5, 6-6 साल चलती थी। मतलब व्हाट आई वांट टू से, अगर 87 की असेसमेंट है वो जाके खत्म हो रही है 92-93 में, तो 4-4, 5-5, 6-6 साल लगते थे असेसमेंट खत्म होने में। तो प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा 87 में जब एओज ऑफ ओपिनियन बनाया तो असेसमेंट 92, 93 या फिर 91, 92 में खत्म होनी है। अब लॉ तो चेंज हो गया, और मैंने बताया जब लॉ सब्स्टिट्यूट होता है इट मींस ओमिशन। ओमिशन मींस एज इफ द लॉ इज नेवर बीन देयर, वो कभी था ही नहीं। तो उन सब असेसमेंट को बचाने के लिए सर रिपील एंड सेविंग क्लॉज डाला गया दो सेक्शनों में, पहला 144(3) और दूसरा 142(4), जो आज भी आप देखेंगे सर लॉ में मौजूद है। वो 89 में सर उस पर्टिकुलर असेसमेंट्स को बचाने के लिए आया, पर ऐसा कोई भी क्लॉज, कोई भी रिपील एंड सेविंग क्लॉज इन्होंने अब नहीं डाला। ये लास्ट नेल था इन द कफिन ऑफ असेसमेंट प्रोसीजर। नाउ अब क्या हुआ सर, जब ये बहुत सारी जजमेंट्स एसएससी के फेवर में आ गई, तो ऐसे केस के अंदर सर दो केसेस में डिपार्टमेंट या रेवेन्यू सर, एक था आशीष कुमार अग्रवाल और दूसरा आनंद कुमार अग्रवाल में सर एसएलपी में चला गया विद सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी एडमिट करी और डिवीजन बेंच का जजमेंट था, और डिवीजन बेंच में सर पहली बात तो सर काइंडली अप्रिशिएट, अब आप बोलेंगे ये 90,000 नोटिस का कहां से क्वेश्चन आया? सर 90,000 का नोटिस का रेफरेंस भी इस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में दिया हुआ है कि करीबन 90,000 नोटिस डिपार्टमेंट ने माना कि हमने इशू किए हुए हैं, और डिपार्टमेंट ने यह भी माना कि हमसे गलती हो गई। और सर ऐसे केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने पहली बात तो एडमिट किया कि जो भी वेरियस हाईकोर्ट से बोला कि भैया आपको जो नोटिस इशू करना चाहिए था वो नए लॉ में करना चाहिए था, आपने ओल्ड लॉ में नोटिस इशू करके गलत किया है, तो पहली बात एक्सेप्ट की। बट क्योंकि रेवेन्यू को रेमिडीलेस ना रखे, इसके लिए लीवे निकालते हुए इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने बोला जो भी 148 के नोटिस आपने इशू किए वो प्रिज्यूम किए जाएंगे 148 ए के कैपिटल बी के अंदर शो कॉज नोटिस। उसके बाद सर वेरियस डिफरेंसेस विल बी अवेलेबल टू द असेसिंग ऑफिसर एंड टू द एसएससी, एंड असेसिंग ऑफिसर आगे असेसमेंट अपनी शुरू कर सकता है। नाउ यहां तक तो ठीक था, पर हुआ क्या सर? मैं आपको पहले तो 90,000 नोटिस की बात दिखा देता हूं कि 90,000 नोटिस की बात इन्होंने कहां पे बोली। ये देखिए सर, हाँ देखिए पैरा नंबर 5 में बोला वी आर आल्सो ओपिनियन दैट द एफोर्सेड ऑर्डर इज पास इट विल स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन द राइट ऑफ द रेवेन्यू एज वेल एज द रिस्पेक्टिव एसएससी एज बिकॉज ऑफ बोना फाइड बिलीफ ऑफ द ऑफिसर्स ऑफ द रेवेन्यू इन इशूइंग 90,000 अप्रॉक्सिमेटली 90,000 नोटिस। तो मैं अप्रॉक्सिमेटली 90,000 नोटिस बात कर रहा हूं, और मैंने ऊपर देखिए क्या लिखा है कि क्या 89,998 अब केसेस अब बच पाएंगे जो सुप्रीम कोर्ट के आशीष अग्रवाल की द्वारा खुले गए हैं, की वजह से खुले गए। अब मैंने ऐसा क्यों बोला, मैं आपको बता रहा हूं अगेन सर, दो ही केसेस सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी के अंदर लेके गए रेवेन्यू। पहला था सर आशीष कुमार अग्रवाल, दूसरा सर आनंद कुमार अग्रवाल, अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूं तो। अब आप बोलेंगे सर वहां पे सर वकील तो बहुत सारे थे सर, तो काइंडली अप्रिशिएट बाकी जितने भी एसएससी के काउंसिल्स थे, जो डिफरेंट काउंसिल्स थे, दे हैव एक्चुअली बीन अलाउड एज इंटरवीनर ओनली। तो एज ए इंटरवीनर उन्होंने सर आर्गुमेंट किया, उनका कोई पर्सनल केस वहां पे नहीं था। नाउ अब काइंडली अप्रिशिएट सर आगे क्या हुआ सर। अब क्वेश्चन उठता है सर व्हाट वाज नॉट टू बी सेड बाय सुप्रीम कोर्ट, पर सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट में बोल दिया। उन्होंने क्या बोला, द प्रेजेंट ऑर्डर शेल बी एप्लीकेबल टू पैन इंडिया and all judgment order passed by different high court on the issue and enter with a similar notice were issued after 2021 issued after the section 148 shall be set aside and shall be governed by the present order and shall set modified by the aforesaid extent। उन्होंने बोला भैया कोई भी नोटिस इशू हुआ राइट, या कोई भी हाईकोर्ट का ऑर्डर हुआ वो सेट असाइड कर दिया जाता है, और ऐसे केस के अंदर ये पैन इंडिया एप्लीकेबल होगा,
तो उन्होंने बोला भाई 90,000 रेट पे भी है, सबको मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, सबके लिए ये मैंने गैग ऑर्डर पास कर दिया। अब जब ये डिस्कशन हुआ तब हमने सर 14 मई के आसपास हमने एक नॉलेज ट्री पे प्रोग्राम किया, जहां पे हम 4 लोग थे, मैं, आर के गौड़ साहब, पारस रावत जी, उसके बाद पंकज। हम चारों ने जब डिस्कशन किया तो हमने ये 3 पॉइंट्स पे आर्टिकल 142 की क्या गरिमा है, कितना यूज किया जा सकता है, किस पे यूज किया जा सकता है, उस पर डिस्कशन किया। तो हम चारों का मत यही था कि आर्टिकल 142 कैन ओनली बी यूज्ड टू द व्हिच आर पार्टीज टू द केस। पर हैविंग सेड दैट, sir, the particular para number 11 has actually been given by Supreme Court। तो सुप्रीम कोर्ट तो लॉ ऑफ द लैंड है जो बोल रहा है, पर वी आर ऑफ द व्यू कि आर्टिकल 142 में ये काम नहीं किया जा सकता था। अब हुआ क्या सर हुआ क्या, ये गलती कहां पे हुई? काइंडली अप्रिशिएट जिन जिन्होंने हमारी बात नहीं मानी और जो माना, जो लोगों ने बोला नहीं ऐसा नहीं हो सकता, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया, उन्होंने यहां तक पढ़ा कि आर्टिकल 142 में लिखा हुआ है, देखिए जो वर्ड लिखा हुआ है, शेल बी एनफोर्सेबल थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। पर काइंडली अप्रिशिएट इसे पढ़ना कुछ ऐसे चाहिए था, तो सुप्रीम कोर्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ जुरिडिक्शन may pass a decree or make such order as is necessary for doing complete justice in any cause or matter pending before it। पेंडिंग बिफोर मीन्स कि सर उन्हीं पे लागू हो पाएगा सर जो लोग उसके सामने हैं, जो जस्टिस की गुहार लगाने के लिए उसके सामने हैं। तो दोज हु आर नॉट पार्टीज टू इट, सर ऐसे केस में उन पे एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए। और आगे बोलता है और एनी डिक्री सो पास्ड, उसके रेफरेंस में और ऑर्डर सो मेड शैल बी इन्फोर्सेबल। उन्होंने बोला जो ऑर्डर वो पास होगा किसके लिए, उन पार्टीज के लिए। तो यहां तक तो मैं लॉ की बात कर रहा हूं, पर क्वेश्चन उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट में जो आशीष अग्रवाल ने बोल दिया समथिंग हैज चेंज ऑन 29 फरवरी 2024? आंसर इज यस। सर ये जजमेंट आई सर सुप्रीम, ये क्रिमिनल अपील है नंबर 3589 ऑफ 2023, ऑर्डर डेटेड 29 फरवरी 2024। जजमेंट का नाम है हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स। और काइंडली अप्रिशिएट ये 5 जज बेंच है, जिसमें इवन सीजीआई वाज आल्सो वन ऑफ द जजेस हु हैज गिवन दिस ऑर्डर। ये नॉर्मली जजेस आप देखेंगे कि सर 4 और 1 है, मतलब ऐसा नहीं है कि डिसेंटिंग ऑर्डर है, पर एक जज ने सर, एक जज साहब ने सर ऑर्डर अलग लिखा है, 4 का जजमेंट एक है, पर दोनों के सर कंसेंटिंग व्यूज है। देयर वाज सम फ्यू आर्गुमेंट्स ऑफ डिफरेंट जज, उन्होंने कुछ अलग व्यू भी दिया है, पर सर रेशियो सेम है राइट नाउ। अब चार जजेस ने क्या लिखा है सर, काइंडली अप्रिशिएट। सर अगर आपको पढ़ना है पैरा नंबर 23 टू 26 पढ़े बहुत ध्यान से, राइट। पर मैं आपको सीधा सर रिजल्ट पे लेके आता हूं सर प्लीज। सर कंक्लूजन है पेज नंबर 44 पे, सब पैरा नंबर 36 एंड 37, राइट। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला पैरा नंबर 36 में, hence with greatest respect to the bench which decided the case, we are unable to concur with the direction issued in para number 36 and 37 of the decision of Asian Surfacing। वहां पे 2 जज बेंच एक ऑर्डर था एशियन सर्फेसिंग जो इन रिलेशन टू स्टे पे था। तो जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था भैया अगर एक बार आर्टिकल 142 में जो लोग नहीं भी है पार्टी में, हम उसको भी स्टे को उड़ा सकते हैं, उस पर भी ये लॉ एप्लीकेबल होगा। वी होल्ड फर्दर, सुप्रीम कोर्ट सेड वी होल्ड दैट देयर कैन नॉट बी ऑटोमेटिक वेकेशन ऑफ स्टे ग्रांटेड बाय द हाई कोर्ट। We do not approve the direction issued to decide all the cases in which interim stay has been granted on day or day 2 basis within a time frame. We hold such blanket direction cannot be issued in the exercise of direction under Article 142 of the Constitution of India। We answer both the question framed in paragraph 9 above 5 above in the negative। आप बोलोगे यार इससे क्या फर्क पड़ता है? काइंडली अप्रिशिएट सर, यहां से मेन आर्टिकल 142 की गरिमा का पता लग पाएगा कि क्या महिमा है और क्या इसकी लिमिटेशन है। Para number 37, subject to what we have said earlier, we summarize our main conclusion as follows। A direction, A बोलता है, a direction that all the interim orders of stay of proceeding passed by every high court automatically expire only by reason of lapse of time cannot be exercised in jurisdiction of this article 142। उन्होंने बोला भैया जो हाई कोर्ट ने एक बार स्टे दे दिया है वो वेकेट नहीं हो पाएगा, हम आर्टिकल 142 की पावर नहीं यूज कर सकते। आगे वाली लाइन और इंपॉर्टेंट है। What are the important parameters for the exercise of jurisdiction under Article 142 of the Constitution of India, which can be relevant for deciding the reference as follows। पहला, तो देखिए आर्टिकल 142 की गरिमा और लिमिटेशन क्या है। The jurisdiction can be exercised to complete justice between the parties before the court। मैंने फिर बताया सर, पार्टीज बिफोर द कोर्ट कौन थे? रेवेन्यू आशीष अग्रवाल या दूसरे केस में आनंद कुमार अग्रवाल। बाकी 89,998 जो नोटिस थे वो नहीं थे।
It cannot be exercised to nullify the benefits tried by large number of litigants based on judicial orders validly passed in their favor who are not parties to the proceeding of before this court. उन्होंने बोला भैया जो लोग हमारे पास आई नहीं गुहार लगा के, उस पे आर्टिकल 142 ने सत्ता, जिन पे ऑलरेडी आपके पास हाई कोर्ट के ऑर्डर है वैलिडिटी जो पास्ड है, तो ऐसे केस के अंदर सर आर्टिकल 142 नहीं ले सकता. आर्टिकल 142 does not empower this court to ignore the substantive right of the litigants. सर ये substantive right है litigants का. Now while exercising the judicial article 142 of the constitution of India, this court can always issue procedural direction to the court for streamline procedure aspects and arranging of the cases in procedure law to ensure expeditious and timely disposal of cases. वो क्या क्या कर सकता है, but वो कहता भैया जब आयरन क्रीज करोगे तो क्या ध्यान रखना है. However, while doing so, this court cannot affect the substantive right of those litigants who are not parties to the case before it. भैया बाकी 89,998 नोटिस के अंदर सर वो लिटिगेट्स तो कभी सुप्रीम कोर्ट के पास आई नहीं. The right to be heard before an adverse order is passed is not matter of procedure but a substantive right. सर एक पॉइंट हमेशा ध्यान रखिएगा सर, कभी भी हम बात करते हैं कि जैसे हम सीबीडीटी गाइडलाइंस की बात करते हैं इन रिलेशन टू टीडीएस, तो वहां पे बोलता है कि भैया कंपाउंडिंग इन पैरामीटर्स पे होगी. तो क्वेश्चन उठता है कि क्या वो सीबीडीटी गाइडलाइंस क्या सर पेरी मटीरियल हर बंदे पे एप्लीकेबल कर दी जाएगी. आंसर इज नो. व्हाई इट इज सो? क्योंकि हर व्यक्ति को क्या पता कोई नई चीज कहनी हो. तो इस केस के अंदर हर बार ऐसा क्यों बोला गया है कि क्या पता कोई ऐसी कोई नई चीज बता दे जो सर कभी भी एनविसाज नहीं की गई हो. तो इसकी वजह से सर कभी भी गाइडलाइंस आपको हेल्पफुल तो हो सकती है. ऐसे ही जब कोई बंदा आर्टिकल 142 में सुप्रीम कोर्ट के पास आया ही नहीं, तो ऐसे केस के अंदर उसको राइट टू हैव अपॉर्चुनिटी तो मिली नहीं. और मैंने बताया कि सर इन दो केसेस के अलावा बाकी जितने भी काउंसिल थे वो एज एन इंटरविनर आए थे, उनका कोई खुद का केस कोई नहीं था. तो काइंडली अप्रिशिएट हर एक लिटिगेंट के काउंसिल का आर्गुमेंट डिफरेंट हो सकता है. तो देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी शायद एक आर्टिकल 142 किसी और पे लगता हो, किसी और पे एप्लीकेबल नहीं होगा. फैक्ट्स ऑफ द केस कुड बी डिफरेंट, ये आर्गुमेंट कुड बी डिफरेंट. तो ऐसे केस के अंदर सर 89,998 नोटिस पे सर आर्टिकल 142 लगना ही चाहिए था. नाउ द पावर ऑफ दिस कोर्ट आर्टिकल 142 कैन नॉट बी एक्सरसाइज्ड टू डिफीट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस व्हिच आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर जूरिस्प्रूडेंस. उन्होंने साथ के साथ बोला तो ये आर्टिकल 142 प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को आप सर डिफीट नहीं कर सकते. और बेहतर राइट टू हर्ट क्या है, क्योंकि 89,998 लोग तो कभी लिटिगेंट थे ही नहीं विद बिफोर द सुप्रीम कोर्ट. तो ऐसे केस पे उन पे आर्टिकल 142 नहीं लगाया जा सकता. मैं फिर अगेन बताऊं सर वो डिवीजन बेंच था आशीष अग्रवाल, ये 5 जज बेंच है. अब आप बोलेंगे नितिन भाई इसका कंक्लूजन क्या निकला. इसका कंक्लूजन ये है सर, इट मीन दैट ऑल रीअसेसमेंट कौन सी 89,998 मैं 90,000 अप्रोक्सीमेट नोटिस की बात कर रहा हूं जो मैंने पैरा नंबर 9 में दिखाया. क्योंकि मैंने बताया 2 केसेस के अंदर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट गए थे, आशीष कुमार अग्रवाल और आनंद कुमार अग्रवाल में. उन 2 केसेस के अलावा जितने भी नोटिस जो 1 अप्रैल 2021 से 30 जून 2021 तक इशू हुए, जहां पे आशीष अग्रवाल की जजमेंट को देखते हुए सर 148B का नोटिस मान लिया गया है, काइंडली ये अप्रिशिएट वो नोटिस अब सारे बैड इन लॉ है, बिकॉज उस पे सर आशीष अग्रवाल लग ही नहीं सकता था. बिकॉज आर्टिकल 142 की पावर लिमिटेशन क्या है, इट कुड ओनली बी अप्लाइड ऑन दोज केसेस हु आर पार्टीज टू द केस. और 89,998 केसेस के अंदर सर सामने वाला कभी सर हम लोग कभी लिटिगेंट थे ही नहीं विद सुप्रीम कोर्ट. और देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी somebody would have to say something different, कुछ नया बोलना हो. राइट नाउ आप बोलोगे सर कि नितिन भाई क्या इस तरह को कोई आर्गुमेंट हुआ है क्योंकि जजमेंट 29 फरवरी को हुआ है. आंसर इज यस. तो 2 रिट पिटिशन नोट कर लें सर. पहला है सर कृष्णा केडिया मिसिंग कंडक्ट ऑफिसर्स, ये CWP 4112/2024 है, 19 मार्च 2024. और इट इज आर्ग्यूड बाय मी, मैंने आर्ग्यू किया है सर इस केस को. राइट. और दूसरा केस है सर अपना अगेन कृष्णा केडिया का दूसरा साल था 129 CWP 4789/2024, ये भी 19 मार्च 2024 को हुआ है. सर इस पर्टिकुलर दोनों जजमेंट्स के अंदर यहाँ पे ना केवल डिपार्टमेंट को नोटिस हुआ है, और काइंडली अप्रिशिएट जब मैंने ये वाला ऑर्डर दिखाया माइलॉर्ड को, तो माइलॉर्ड ने इनिशियली पढ़ा और ही सेड सर इट इज इंटरेस्टिंग. ही सेड मिस्टर काउंसिल यू वांट मी टू डिसाइड ऑन दीज पर्टिकुलर जजमेंट ऑल्सो. मैंने कहा यस माइलॉर्ड. और मैंने माइलॉर्ड को ये भी बोला, मैंने माइलॉर्ड इफ यू फील
मैं अपने, क्योंकि ये ऑर्डर बाद में आया है और मेरे पास, मैं ऑलरेडी रेट पहले ही फाइल कर चुका था। इफ यू वांट मी टू डू, क्या मैं, मुझे अपने ग्राउंड चेंज करनी है, माय लॉर्ड सेड नो सॉरी, कोई दिक्कत नहीं है, विल डील विद दिस। अब 6 मई की डेट है सर, 6 मई 2024 को। तो मेरा पर्सनल मानना है, दो ये दोनों रेट हमारी अल्टरनेटिव रेमेडी के बावजूद, ये ग्राउंड के बावजूद हमने इसे एडमिट कराया, राइट। उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे 3-4 दिन के अंदर की अल्टरनेटिव रेमेडी के टाइम पे हमें क्या क्या चीज ध्यान रखनी चाहिए, किस तरह से आर्ग्यू करना चाहिए कि अल्टरनेटिव रेमेडी के बावजूद सर रेट कैसे एक्सेप्ट होनी चाहिए, वो एक अलग चीज है। पर काइंडली अप्रिशिएट, ये पर्टिकुलर जजमेंट में मेन, वन ऑफ द मेन ग्राउंड इज कि सर आर्टिकल 142 की लिमिटेशन क्या है। अगर मैं कभी पार्टी टू द सुप्रीम कोर्ट कभी था ही नहीं, मैं सुप्रीम कोर्ट में कभी गया ही नहीं अपने केस को लेके, तो ऐसे केस के अंदर क्या मेरा केस सर आर्टिकल 142 के हिसाब से, सर आशीष अग्रवाल के हिसाब से क्या 148B बन सकता था? टू मी आंसर इज नो। तो जितने भी असेसमेंट हुई है जो आशीष अग्रवाल की वजह से खुली है 148B के नोटिस बनने के बावजूद, मैं डिफरेंट पैरामीटर्स की बात ही नहीं कर रहा कि प्रोविजो 3 का क्या हुआ, 4 का क्या हुआ, कि 149 के फर्स्ट प्रोविजो क्या बोलता है, 149 का मैंडेट क्या है, 50 लाख है, ये 50 लाख नहीं है, वो बात की बातें हैं। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि क्या सर जो व्यक्ति लिटिगेंट था ही नहीं बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, क्या ऐसे केस के अंदर वो जजमेंट उस पर लग सकती है? टू मी आंसर इज नो। नाउ 5 जज बेंच हैज ऑलरेडी क्लियर्ड द एयर। तो मेरा पर्सनल मानना है सर, काइंडली स्टार्ट आर्ग्यूइंग दिस पर्टिकुलर थिंग, और ये आने वाले टाइम में हिस्टोरिकल होगा और ये फैसेट चेंज करेगा, राइट सर। आपको कोई भी चीज लगे, कोई भी चीज और डिस्कस करनी हो मुझसे, तो यू प्लीज लेट मी नो। और कोई किसी को क्वेरी हो, यू कैन आस्क मी। अगर जजमेंट की कॉपी चाहिए, यू कैन नोट माय नंबर, नंबर नोट कर सकते हैं, ईमेल आईडी सकते हैं। तो रेलिवेंट जजमेंट अगर आपको ना मिले तो मुझे आप व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हैं, ताकि मैं आपको वो जजमेंट की कॉपी भेज दूं, राइट सर। विद दीज वर्ड्स, थैंक्स अ लॉट, और प्लीज अपना ध्यान रखें। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए सर, कि सीए एक प्रोफेशन नहीं है, एक लाइफस्टाइल है, एक जीने का एक तरीका है। तो आप कुछ भी करें, आप चाहे प्रैक्टिस में हैं, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप कुछ और कर रहे हैं, चाहे आप सिर्फ मेंबर है, चाहे आप कुछ और काम कर रहे हैं एज अ मेंबरशिप लेके, पर आपका जो कंडक्ट होना चाहिए या फिर आपका काम करने का तरीका ऐसा होना चाहिए, लगना चाहिए भैया ये सामने वाला चार्ट अकाउंटेंट है तो इस तरह अच्छा काम कर रहा है, और कोई भी काम कर रहा है और एक सीए से बढ़िया काम कोई नहीं कर पा रहा। विद दीज वर्ड्स, थैंक्स अ लॉट सर, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू, शबा खैर।